बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं इंडोक्राइन इंडोक्राइन सिस्टम में हम एनाटमी फिजियोलॉजी और मेडिसन और उसके साथ पैथोलॉजी जो जो इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, हाई यील्ड सारा ये टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है, फिर उसके बाद इस सारे को रिवाइज करना है और टू द पॉइंट है, लेकिन इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है और रट्टा लगाना है। तो सबसे पहले देखें पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन एग्जाम में पूछते हैं कहाँ पे लोकेट होता है। ये लोकेट होता है सेला टोर्सिका में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये सफिनोइड बोन में जो एक ग्रूव और डिप्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेला टोर्सिका। ये यहाँ पे होता है। ये बोन नीचे जो है सफिनोइड बोन है, यहाँ पे डिप्रेशन होते हैं, इसको बोलते हैं सेला टोर्सिका। यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ से आता है, ये ड्राइव्ड फ्रॉम द रेथिकिस पाउच। एक रेथिकिस पाउच होता है जहाँ से ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्राइव होता है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये न्यूरोएक्टोडर्म से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से आता है। ठीक है, सम टाइम ट्यूमर्स लाइक क्रेनियोफ्रेंजियमा अराइज फ्रॉम रेथिकिस रिमेनर्स। जो रेथिकिस पाउच होते हैं ये ओब्लिटरेट हो जाते हैं, जिसके बाद में क्या बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समटाइम ये जो रेथिकिस पाउच होता है ये रिमेनर्स रह जाते हैं, ओब्लिटरेट नहीं होता, तो बाद में नतीजा क्या बनता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। जब क्रेनियोफ्रेंजियोमा बनता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोनल सिस्टम होता है सारा का सारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो सकती है। तो इसके बाद देखिए, ये देखिए पोस्टीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, और ये पिट्यूटरी स्टाक लिजन है। ठीक है, ये लिजन यहाँ पे है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाक। समटाइम ये जो पिट्यूटरी स्टाक इसमें लीजन आ जाता है, इसी स्टाक को अगर लीजन आ जाए तो उसमें क्या मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन होते हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं एक्सेप्ट लैक्टोट्रॉफ्स। आप लोगों को पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लैक्टोट्रॉफ्स को क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, बाकियों को स्टिमुलेट कर रहा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला हो जाए तो वो लैक्टोट्रॉफ्स को सप्रेस नहीं करता, बाकी सारे हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको पिट्यूटरी स्टाक लीजन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड डेवलप्स फ्रॉम फोराmen सीकम। ये एग्जाम में पूछना है थायराइड ग्लैंड कहाँ से डेवलप होता है, फोराmen सीकम से। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसकी जो शेप होते हैं बटरफ्लाई शेप होते हैं, लोकेटेड इन द नेक कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं और ये इस्थमा से कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक लोब राइट पे होता है, एक साइड लोब लेफ्ट पे होता है, दरमियान में क्या इस्थमास होता है। ठीक है, और इसके पोस्टीरियरली क्या अटैच होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। और इसके में सेल देखें, जो सेल टाइप्स होती हैं दो तरह के सेल, फोलिकुलर सेल्स और इसके अलावा क्या होते हैं, पैराफोलिकुलर सेल। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं ये क्यूबिडल सेल्स होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन T3 T4। ठीक है, ये याद रखना है। फोलिकुलर सेल जो प्रोड्यूस करते हैं T3 T4, और जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों के कैल्सिटोनिन। ठीक है, पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है ये दो सुपीरियर होते हैं और दो इंफीरियर होते हैं। ठीक है, जो सुपीरियर थ्रेड होता है ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये होता है फोर्थ फ्रेंजियल पॉच से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुपीरियर थ्रेड कहाँ से डेवलप होते हैं, फोर्थ फ्रेंजियल पॉच। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए इंफीरियर है पैराथ्रेड। इंफीरियर पैराथ्रेड जो हार्मोन है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये कहते हैं कि ये थर्ड फ्रेंजियल पॉच से डिराइव होता है। ठीक है, जो सुपीरियर पैराथ्रेड था वो फोर्थ फ्रेंजियल पॉच से, जो इंफीरियर है वो थर्ड फ्रेंजियल पॉच से। ठीक है, और डिसेंड फॉर द लीडिंग टू वेरिएबल लोकेशंस। ठीक है, इसकी लोकेशन फिर वो वेरिएबल हो जाते हैं जब ये डिसेंड डाउन होता है। बस आप लोग इतना ही याद रखना है। नीचे देखें सेल टाइप्स कौन सी होती हैं पैराथायरॉयड में। पैराथायरॉयड में या तो चीफ सेल्स होते हैं या ऑक्सीफिल्स। जो चीफ सेल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं आप लोगों का पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, आप लोगों के चीफ सेल्स से। जो ऑक्सीफिल्स होते हैं ये अननोन होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन जो है अननोन है, इंक्रीज विद एज। ठीक है, इसको छोड़ दें, लेकिन मेन जो आप लोगों ने याद रखना है वो चीफ सेल्स होता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का सेल्स है। ठीक है, नीचे देखिए पीनियल ग्लैंड, ये एग्जाम में आता है। पीनियल ग्लैंड
स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड एंड द ब्रेन होता है इन्वॉल्व इन मेलाटोनिन सिक्रीशन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं मेलाटोनिन जो होती है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना ये पीनियल ग्लैंड से एंड कंट्रोल सर्केडियन रिदम। ठीक है, ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। एग्जाम में पूछते हैं या तो इसकी सिक्रीशन पूछते हैं कहाँ से होती है मेलाटोनिन की, ये पीनियल ग्लैंड से, या तो पूछते हैं सर्केडियन रिदम किस चीज़ से कंट्रोल होती है, वो मेलाटोनिन से। ठीक है, मेलाटोनिन जो होता है आप लोगों के सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। नीचे देखिए एड्रेनल ग्लैंड, इसके 3 जोन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा जहाँ से अल्डोस्टेरोन रिलीज होती है। ठीक है, अल्डोस्टेरोन जो होता है आप लोगों की पोटाशियम और सोडियम को रेगुलेट करता है, और जोना फेसिकुलर जो कोर्टिसोल है। ठीक है, मोस्ट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कोर्टिसोल ही इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी है। और इसके अलावा जोना रेटिकुलर जहाँ से एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस आप लोगों के हो गए डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोर्टेक्स है और ये एरिया मेडुला, अंदर वाला जो एरिया है वो मेडुला, बाहर वाला जो एरिया है वो कोर्टेक्स है। इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, जोना फेसिकुलटा और जोना रेटिकुलरिस, ये बाहर वाली कैप्सूल है, ये अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह हैं। और जो एड्रिनल मेड्यूला है ये भी एग्जाम में पूछते हैं, एड्रिनल मेड्यूला इसमें कौन से सेल्स होते हैं, इसमें क्रोमेफिन सेल्स होते हैं प्रोड्यूसिंग कैटाकोलामिन्स। कौन से कैटाकोलामिन, जो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और मेटानिफ्रेंस। ठीक है, ये सारे कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से। और एड्रिनल मेड्यूला में कौन से सेल्स होते हैं, क्रोमेफिन सेल्स। अगर इनका क्रोमेफिन सेल्स का ट्यूमर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फियोक्रोमोस्टोमा। ठीक है, नीचे देखिए आइलेट्स ऑफ लंगरहांस, आइलेट्स ऑफ लंगरहांस कहते हैं जो पैनक्रियाटिक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, पैनक्रियास के 2 फंक्शन होते हैं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है उसमें आता है अमाइलेज, लिपेज, प्रोटीएज। जो इंडोक्राइन होता है उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल या जी सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं ग्लूकागोन को, जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इंसुलिन को, जो डेल्टा सेल होते हैं सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये आप लोगों का इनहिबिटरी रिस्पांस रखता है। ठीक है, ये सब चीज़ को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीटा सेल्स को इंसुलिन तो रिलीज करवा रही है लेकिन इसको इनहिबिट करने के लिए क्या चीज़ आएगी, वो सोमैटोस्टेटिन आता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूरे पैनक्रियास जो भी हार्मोन रिलीज हो इनको ये इनहिबिट करता है। नीचे जी सेल्स देखें, जी सेल जो होते हैं ये गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। और इसके अलावा हार्मोनल फंक्शन देखें, कुछ हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस हैं। फिर थायराइड हार्मोन T3 T4 ये मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो T4 है कन्वर्ट इनटू T3 बाय डी एयोडिनेज एंजाइम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है, डी एयोडिनेज एंजाइम की मदद से ये T4 T3 में कन्वर्ट होता है। डी एयोडिनेज एंजाइम जो होते हैं D1 होता है, D2 होता है। जो D1 होता है ये आप लोगों के थायराइड में, लीवर में T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। जो डी एयोडिनेज 2 है वो आप लोगों के जो T4 है T3 में कन्वर्ट करता है ब्रेन में। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन देखिए, ये रेगुलेट करते हैं दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कैसे रेगुलेट हो रही है आप लोगों के इंसुलिन और ग्लूकागोन से। इंसुलिन देखें, इंसुलिन का रिसेप्टर पूछते हैं कौन सा, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है टायरोसिन कैनेज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंसुलिन का रिसेप्टर पूछें तो टायरोसिन कैनेज। इट इज नेसेसरी टू सेंड पोटाशियम टू सेल, और ये भी पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पोटाशियम को सेल के अंदर भेजती है, वो भी इंसुलिन ही है। और इसके अलावा ग्लूकागोन, ग्लूकागोन के बारे में पूछते हैं कि एग्जाम में ये काम करता है सेकंड मैसेंजर के तौर पर, एक्ट एज सेकंड मैसेंजर। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो करवाती है सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम, वो होते हैं साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पांस में रिलीज होता है। जो कोर्टिसोल है इसके साथ और भी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रेनालाइन हो गया, ग्लूकागोन, ये सारे चारों के चार स्ट्रेस हार्मोन गिने जाते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करवाता है। नेक्स्ट देखिए एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको याद रखना है। सोडियम पोटाशियम को बैलेंस करता है, ये सोडियम और पोटाशियम को बैलेंस करता है। और एडीएच, एडीएच को हम वेजोप्रेसिन कहते हैं, ये वाटर रिटेंशन करवाता है किडनीज के अंदर। ठीक है, एडीएच जो रिसेप्टर होता है ये V1 पे एक्ट करता है या V2। जो V1 होता है ये आप लोगों के ब्लड वेसल्स पे होता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जो V2 होते हैं ये आप लोगों के प्रिंसिपल सेल्स पे एक्यूपोर्न्स होते हैं, वहाँ पे ये V2 रिसेप्टर होते हैं जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछते हैं ये जो एडीएच है कहाँ से रिलीज होता है, तो आप लोगों ने ये बताना है ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। ठीक है, ये प्राइमरी साइट होता है जहाँ से एडीएच प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से ये एडीएच रिलीज होता है। और इसके अलावा सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। एडीएच हो या ऑक्सीटोसिन ये दोनों स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन यहाँ पे ये स्टोर होते हैं।
ग्लूट एग्जाम में आते हैं, इन पे भी एमसीक्यूज आती है ये, ठीक है, ये लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आधा एमसीक्यूज यहाँ से बनती है, इनको देखे जाना है, रटा लगा के जाना है। ग्लूट वन कहाँ पे होता है? फाउंड इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, एरिथ्रोसाइट प्लासेंटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेजल ग्लूकोज अपटेक। बेजल ग्लूकोज अपटेक के लिए ये ग्लूट वन जरूरी है। और ये कहाँ पे होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर में, आरबीसीज में और प्लेसेंटा में। ठीक है, ये तीन चीजों में ग्लूट वन होता है। ग्लूट टू जो होता है लोकेटेड इन द लिवर, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, किडनी, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इन जगहों पे होता है, आप लोगों के एब्डोमेन में जो चीजें हैं, यहाँ पे ग्लूट टू है। और इसका जो फंक्शन होता है, देखिए फंक्शन इसका क्या है, इन्वॉल्व्ड इन बाई डायरेक्शनल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज सेंसिंग। ठीक है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में, ग्लूकोज को सेंसिंग करने में ये ग्लूट टू का काम करता है। और जो ग्लूट थ्री है, ये क्या होता है? हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर एंड द ब्रेन एंड न्यूरॉन्स। ये सारे आप लोगों के ब्रेन और नर्व्स में ये कौन सा होता है? ग्लूट थ्री, ये याद रखना है। ग्लूट वन आप लोगों के ब्लड ब्रेन बैरियर में था, आरबीसी प्लेसेंटा में। ग्लूट टू जो था लिवर, पेनक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन में है। ग्लूट थ्री जो है आप लोगों का ब्रेन और न्यूरॉन्स में है। और ग्लूट थ्री का क्या काम? इंश्योरिंग ग्लूकोज सप्लाई टू द ब्रेन, ये ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, जो ग्लूट फोर है ये कहाँ पे होता है? इंसुलिन सेंसिटिव ट्रांसपोर्टर होता है इन द स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। ग्लूट फोर की लोकेशन कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इन रिस्पांस टू इंसुलिन। ये तब ग्लूकोज को अपटेक करता है जब इंसुलिन आती है। ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ठीक है, कौन सा ग्लूट ऐसा है इनमें से वो जो इंसुलिन डिपेंडेंट हो? तो एक ही ग्लूट है, ग्लूट फोर। ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और इसकी लोकेशन कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज हैं। जो ग्लूट फाइव है, फाउंड इन द इंटेस्टाइन, किडनीज एंड स्पर्मेटोसाइट्स। ये एमसीक्यू बहुत पढ़े, उस दिन मैंने भी एमसीक्यू दी हुई थी। स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा ग्लूट होता है? ग्लूट फाइव। ठीक है, और प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट, ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ये ग्लूट आप लोगों ने सारे अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट देखें, ये जो हमारा पार्ट था पहला, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी थी, ये कवर हो गया। तो आगे मेडिसिन, और मेडिसिन के अंदर ही हम पैथोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्विक रिव्यू। ठीक है, इसमें हम तेज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सारी रिवीजन करवानी है। ठीक है, अगर आप हो सकता है तो आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। पहले देखिए एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली ये होता है ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस। ठीक है, इसका काज सबसे पहले देखें, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, ये एक्रोमेगाली कहते हैं। एक्रोमेगाली होता है, एक होता है गैगेंटिज्म। गैगेंटिज्म यंग एज में होता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन अगर यंग एज के बाद, 18 से पहले था गैगेंटिज्म, 18 के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस है तो उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। ठीक है, ये एज पे डिपेंड है। और जो इसका हॉल मार्क है, ठीक है, हॉल मार्क देखिए, इन लार्ज एक्सट्रेमिटीज, लॉन्ग हैंड, फीट, लार्ज फ्रंटल बोन होती है। ठीक है, इसमें यही होगा, जो ग्रोथ हार्मोन जहां जहां है उसकी क्या होगी? एक्सेस से हर चीज ज्यादा ही होगी। ठीक है, ग्रोथ उस चीज की ज्यादा होगी। इन लार्ज एक्सट्रेमिटीज होंगे, लॉन्ग हैंड, फीट, लार्ज फ्रंटल बोर्ड, और उसमें कोर्स फेशियल फीचर्स आते हैं। ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, इन्वेस्टिगेशन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन। ठीक है, ये बेस्ट स्क्रीनिंग है, ये बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, इंसुलिन IGF 1 जो है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है एक्रोमेगाली का। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं या MRI कर सकते हैं। ठीक है, MRI कर सकते हैं क्योंकि जो ये सम टाइम होता है, पिट्यूटरी इन्फेक्शन हो, पिट्यूटरी हेमाटोमा हो, या पिट्यूटरी कोई ट्यूमर वगैरह, उसमें भी एक्रोमेगाली हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन हो सकती है, इसलिए हम MRI यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और जो इसकी ट्रीटमेंट है, इसमें हम सर्जरी करते हैं या सोमैटोस्टैटिन एनालॉग। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग का क्या काम होता है? यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये क्या होता है, किससे इनहिबिट होगा? सोमैटोस्टैटिन से। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग में ऑक्ट्रोट्राइड आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग में ऑक्ट्रोट्राइड है और इसके हम सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक्रोमेगाली की एमसीक्यूज आती है, या तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट पूछते हैं IGF 1,
ठीक है, या तो ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ड्रग पूछते हैं, या तो पूरा पूरा केस देंगे आप लोगों को। ठीक है, इनलार्ज एक्सट्रीमिटीज, लंग, हैंड, फीट वगैरह, इस तरह आप लोगों ने केस को पिक करना है। प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा का काज देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और एक प्रोलैक्टिनोमा का काज मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, प्रोलैक्टिन का काज क्या है? प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। और इसमें होता क्या है? गैलेक्टोरिया होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है। इसके साथ जब प्रोलैक्टिन की ओवर प्रोडक्शन होती है, आप लोगों को पता है, तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो एब्सेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आती। तो उसमें क्या होगा? अमीनोरिया मिलेगा, और इसमें क्या मिलता है? इनफर्टिलिटी। तीन चीजें जब भी प्रोलैक्टिनोमा होगा, गैलेक्टोरिया, अमीनोरिया, इनफर्टिलिटी मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में हम प्रोलैक्टिन की लेवल चेक करते हैं। प्रोलैक्टिन की जो लेवल होती है वो एलिवेटेड होती है। ठीक है, और पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं? इसमें एमआरआई करते हैं। ठीक है, इनिशियल हम प्रोलैक्टिन की लेवल चेक करते हैं, और बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहें तो वो एमआरआई करेंगे। इसके अलावा इसकी ड्रग्स कौन सी देंगे? डोपामाइन एगोनिस्ट। ठीक है, डोपामाइन एगोनिस्ट कौन सी ड्रग होती हैं जो कि प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर सकती हैं? ब्रोमोक्रैप्टिन, कैबरगुलाइन। ठीक है, ब्रोमोक्रैप्टिन या कैबरगुलाइन जो ड्रग हैं, ये डोपामाइन एगोनिस्ट होती हैं। ये क्या करते हैं? लेक्टोट्रॉफ्स को क्या करती हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन की जो प्रोडक्शन होती है वो सप्रेस हो जाती है। अगर हमने प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन करवानी है, तो अब हमें D2 एंटागोनिस्ट देंगे, जो कि मेटालोक्लोप्रामाइड है ड्रग। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस देखें, इसका जो काज है, ये दो तरह से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल होगी लो एसीटीएच, और जो नेफ्रोजेनिक है रेनल इंटेंसिटी इंसेंसिटिविटी होगी। ठीक है, सेंट्रल में सेंट्रल नेफ्रोजेनिक, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक दोनों में क्या होता है? काज अलग है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो उसका काज हो सकता है कि उसका प्रॉब्लम जो होगा वो किस में होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। और नेफ्रोजेनिक का जो मसला होगा वो कहाँ पे होगा? किडनी में मसला होगा। ठीक है, वहां पे क्या मिलेगा? एडीएच की प्रोडक्शन या एक्शन वगैरह या इंसेंसिटिविटी होगी। एडीएच किडनी में एक्ट नहीं कर रहा होगा। और जो सेंट्रल होता है वहां पे ये होता है कि एडीएच की पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज ही नहीं हो रहा होता। इसका ये काम है। इसके काज हो सकते हैं कोई एडिनोमा हो, इन्फेक्शन हो, हेमाटोमा हो। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। इसका जो क्लिनिकल फीचर में देखते हैं, हॉलमार्क याद रख लें थोड़ा सा। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, डाइल्यूट यूरिन मिलता है। पोलीयूरिया, ठीक है, पोलीडिप्सिया और डाइल्यूट यूरिन। पोलीडिप्सिया क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? अगर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप लोगों ने देखना है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है, वाटर डिप्रीवेशन। इसके अलावा यूरिन osmolarity भी चेक करते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या देना है? दोनों को अलग ट्रीट करना है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को अलग ट्रीट करेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को हम अलग ट्रीट करेंगे। अगर सेंट्रल है तो उसमें हम डेस्मोप्रेसन देंगे। बेस्ट डेस्मोप्रेसन इज वेरी इफेक्टिव इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, अगर बात करते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तो उसमें जो ड्रग इस्तेमाल करना, ड्रग जो है वो थायजाइड डाययूरेटिक्स होते हैं। थायजाइड डाययूरेटिक्स में कौन से होते हैं? बेंड्रोफ्लूम थायजाइड। बेंड्रोफ्लूम थायजाइड ड्रग ऑफ चॉइस इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में जो बात करते हैं उसमें क्या होता है? उसका काज, मोस्ट कॉमन काज जो है ग्रेव्स डिजीज है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें क्या बनता है? एंटी टीएसएच स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज बनती हैं, और इसमें टॉक्सिक मल्टीन्यूक्लियर ग्वेटर होता है। और जिसका हाल मार्क इसमें जो फीचर आते हैं वो आप लोगों ने याद रखने, एक हीट इंटॉलरेंस हो गया, वेट लॉस हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, और इसके अलावा पेशेंट में डायरिया होता है, एक्सोथैलेमस होता है, और लिड लैड रिट्रैक्शन होती है। ये एक फीचर होता है एक्सोथैलेमस या लिड लैड रिट्रैक्शन जो होती है, ये ग्रेव्स डिजीज के हाल मार्क हैं। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पे हम क्या करेंगे? लो टीएसएच मिलती है, हाई T3 T4। हम क्या करते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो टीएसएच होता है वो लो होता है, और T3 T4 हाई होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो एंटीबॉडीज थी वो इसका हॉलमार्क है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बेस्ट है। तो उसमें क्या करते हैं? एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये स्टिमुलेटरी होती हैं। और इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने याद रखना है।
कार्बामेजोल, प्रोपाइल थायोजुरासिल, रेडिएशन एंड सर्जरी कौन सी करते हैं? थेरोडेक्टमी करते हैं। सर जो थेरोडेक्टमी होती है इसमें टोटल थ्रेडेक्टमी भी करते हैं, सब टोटल थ्रेडेक्टमी भी करते हैं और लोबेक्टमी भी करते हैं। ये डिपेंड होता है कि कंडीशन क्या है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ड्रग्स हैं। जो कार्बामेजोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी कार्बामेजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। इसका एक साइड इफेक्ट है, ये प्लाजा क्यूटिस करवाती है, जो स्काल्प पे सॉफ्टनेस होती है वो क्लोज नहीं होती, ठीक है। और इसके जो पीटीयू है इसका जो साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिक होती है। इसको हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देते, इसको ओनली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, ठीक है। कोई फीमेल हो हाइपरथायराइडिज्म में आ रही है, ठीक है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपाइल थायोजुरासिल है, ठीक है, ये याद रखना है। एक और जो कि थ्रेडेक्टमी का, जब हम थ्रेडेक्टमी कर रहे होते हैं, थ्रेडेक्टमी में हम सुपीरियर थ्रेडल आर्टरी को लेगेट करते हैं। उसमें जो नर्व डैमेज होती है वो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व डैमेज होती है। अगर इंफीरियर थ्रेडल आर्टरी को लेगेट करें उसमें जो नर्व डैमेज होती है वो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व डैमेज होती है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यू दोनों आती हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में देख लें। इसका काज जो हाशिमोटो थायराइडिटिस है, हाशिमोटो थायराइडिटिस ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें एंटी टीएसएच इनहिबिटरी एंटीबॉडीज बनती हैं और इसके अलावा आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी, ये इसके काज हो गए। हॉलमार्क में क्या मिलेगा? कोड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, टेनर रिफ्लेक्स जो होते हैं डिक्रीज होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म टेनर रिफ्लेक्स डिक्रीज होते हैं, ये इसका हॉलमार्क है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मिलती है पेशेंट में। जब हेपर या हाइपोथायराइडिज्म का देते हैं तो वो पूरा पूरा केस ही देते हैं, या इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं या इसकी ट्रीटमेंट पे। और इसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशन देके हम थ्रेड फंक्शन टेस्ट करेंगे। थ्रेड फंक्शन टेस्ट में हमें क्या मिलेगा? टीएसएच हाई। वहां पे हाइपर में क्या मिलता है? टीएसएच लो मिला था। यहाँ पे T3 T4 लो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है इसको। और इसके अलावा क्या मिल सकते हैं? एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, एंटी टीपीओ का मतलब एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज। इसकी जो ट्रीटमेंट है इसमें एक ही ड्रग है, वो है लिवोथेरोक्सन। हाइपोथायराइडिज्म में लिवोथेरोक्सन देते हैं, ठीक है, ये सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में भी और नॉर्मल रूटीन में भी। इसके अलावा थायराइड स्टॉर्म के बारे में अगर बात करें, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म टॉक्सिक। जब T3-4 की लेवल एक्सेसिव हो जाए, अगर कंट्रोल में नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है सीवियर, तो उसमें क्या होता है? थायराइड स्टॉर्म। इसका काज देखें, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म एक्सर्बेशन। और इसमें एक हाल मार्क जो आप लोग याद रखेंगे, फीवर के साथ पेशेंट के टेकिकार्डिया और डिलीरियम के साथ आता है, ये इसका हाल मार्क है। और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? थ्रेड फंक्शन टेस्ट, उसमें एलिवेटेड T3 T4 और क्लिनिकल डायग्नोज करते हैं, उसमें फीवर टेकिकार्डिया डिलीरियम वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री होगी पहले पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म की। और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर अगर कोई पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में है, पाल्पिटेशन वगैरह के साथ आ रहा है, तो उसमें जो बेस्ट ड्रग होती है वो प्रोप्रानोलोल। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। कौन सी बीटा ब्लॉकर जो है हम इंडोक्राइन में यूज कर सकते हैं मोस्टली, तो एक ही ड्रग है प्रोप्रानोलोल। ये आप लोगों ने इसको रट्टा लगा लेना है, कोई और ड्रग नहीं यूज करते बीटा ब्लॉकर की, एक ही यही है। और इसके अलावा प्रोपाइल थायोजुरासिल यूज कर सकते हैं और स्टेरॉइड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए, क्यों इम्यून सिस्टम बूस्ट है, तो उसमें हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंड्रोम की अगर बात करें, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है आप लोगों को देखें। इसका काज जो है एक्सेस कोर्टिसोल ड्यू टू एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक। जब एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक करते हैं तो उसमें एक्सेस कोर्टिसोल की लेवल होती है, ठीक है। तो उसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या हो जाता है? बूस्ट हो जाता है, उसमें एक्सेस प्रोडक्शन होती है कोर्टिसोल की। और इसके अलावा एक और चीज होती है कुशिंग डिजीज, ठीक है। दोनों के काज पूछते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशिंग सिंड्रोम का पूछें तो आप लोगों ने बताना है एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक। अगर कुशिंग डिजीज का बोलें तो आप लोगों ने बताना है ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ये कुशिंग डिजीज का काज है, ACTH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट में क्या मिलेगा? मून फेस। क्लिनिकल फीचर में कैसे? बफलो हाँ, सेंट्रल ओबेसिटी और स्ट्रे वगैरह के साथ है, ये इसके फीचर हैं, ठीक है, ये लिख लें। ये एग्जाम में जब एमसीक्यूज देखते हैं तो पूरा केस होगा, तो ये चीजें क्लिनिकल फीचर जरूर देंगे। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल चेक करते हैं, ये इनिशियल करते हैं। और इसके अलावा डेक्सामेथासोन सप्रेशन है, जो बेस्ट होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। इनिशियल 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल चेक करते हैं, और जो बेस्ट माना जाता है कुशिंग सिंड्रोम में वो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर्जरी फॉर लैंग काज, ठीक है, जो काज उसको एक्सोजीनस स्टेरॉइड इंटेक कर रहे हो तो उसको अवॉइड करेंगे। अगर कुशिंग डिजीज है तो उसमें यही पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसको हम सर्जिकल एक्सिजन करेंगे।
लेकिन इसमें जो ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ड्रग्स वो होती है केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल आप लोगों को पता है एंटीफंगल है, तो लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट स्ट्रेटोजीनेसिस बाय ब्लॉकिंग 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एंड अदर एंजाइम्स इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है, जिससे कोर्टिसोल की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। उसके अलावा कौन सी ड्रग है, मिटेरापोन भी है, ये इनहिबिट करते हैं 11 बीटा हाइड्रोक्सिल एंजाइम को, ठीक है, रिड्यूसिंग कोर्टिसोल सिंथेसिस। कोर्टिसोल को ये सिंथेसिस नहीं होने देते, ठीक है। ये ड्रग्स भी आप लोगों ने नेम याद रखना है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म यही है कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिल को ये क्या करती हैं, इनहिबिट करते हैं, कोर्टिसोल की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। मिटेरापोन हो या केटोकोनाजोल हो। इसके अलावा एक और ड्रग है कैबरगुलाइन। कैबरगुलाइन का अगर फंक्शन देखें, ये डोपामीन एगोनिस्ट है, और ये क्या करती है, दैट कैन रिड्यूस एसीटीएच सिक्रीशन फ्रॉम सम पिट्यूटरी ट्यूमर्स। जो पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं वहां से एसीटीएच की सिक्रीशन ही नहीं होने देती, ठीक है। एसीटीएच की सिक्रीशन ज्यादा हो रही है तो उसमें ज्यादा कोर्टिसोल बन रहा है, ठीक है। जब हम कैबरगुलिन देते हैं, ये डोपामिन एगोनिस्ट है, ये क्या करती है, पिट्यूटरी को हार्मोन जो होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देती है। जैसे एसीटीएच की प्रोडक्शन डाउन हुई तो कोर्टिसोल की लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाती है। नीचे देखें एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या देखें, काज इसका देखें, एड्रेनल इनसफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन यही एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, और इसके अलावा कैसे होगा, इसमें ऑटोइम्यून या टीबी होगी, ठीक है। एड्रेनल इनसफिशिएंसी ऑटोइम्यून से हो सकती है या टीबी से हो सकती है। इसके अलावा अगर कॉन्जेनिटल किसी पेशेंट को एडिसन डिजीज हो तो उसका काज अलग हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कॉन्जेनिटल होती है, और ये पेशेंट में एडिसन डिजीज के बाद एड्रेनल इनसफिशिएंसी होती है। अगर कोई पेशेंट हो ओल्ड एज में, अगर टीबी की हिस्ट्री हो, बाद में फीचर लो कोर्टिसोल के दिए हो, तो वो क्या हो सकता है, एडिसन डिजीज। अगर यंग बच्चा हो तो उसमें अगर एडिसन की हिस्ट्री हो तो क्या हो सकता है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, बायलेटरल एड्रेनल ग्लैंड की हेमरेज हो जाती है। मोस्ट कॉमन काज इसका क्या हो सकता है, नेसीरिया मेनिंजोकोकस। नेसीरिया मेनिंजोकोकस एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है, इसका काज पूछते हैं। ये किसका काज है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ये बायलेटरल एड्रेनल हेमरेज करवा देता है। इसका हाल मार्क देखें, हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होगी, एसीटीएच की वजह से, क्योंकि आगे कोर्टिसोल बन रही है, एसीटीएच की और प्रोडक्शन हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन मिलती है इसमें। इंडोक्राइन की जो भी डिजीज है सब में हाइपरटेंशन मिलती है, एक्सेप्ट एडिशन डिजीज के, उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन। और इसके अलावा पेशेंट में क्या मिलती है, फैटीग, ठीक है, हाइपरटेंशन फैटीग, ये इसके हाल मार्क हैं। नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें, लो कोर्टिसोल मिलेगी, आप लोग लो कोर्टिसोल लेवल चेक करेंगे, हाई एसीटीएच मिलता है, और एसीटी स्टिमुलेशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है एडिसन डिजीज में, वो होता है एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसको हम शार-सनिक्थन टेस्ट कहते हैं, शार-सनिक्थन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, लिख लें। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर कौन से ड्रग इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन इस्तेमाल होते हैं एडिसन डिजीज में, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। फियोक्रोमोस्टोमा। फियोक्रोमोस्टोमा की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले इसका काज देखें, कैटोकोलम स्क्रीटिंग ट्यूमर है फ्रॉम क्रोमैफिन सेल्स। जो एड्रेनल मेड्यूला होता है उसके अंदर क्रोमैफिन सेल होते हैं, वहां से अगर ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ तो वो कैटोकोलोमिन की ओवर सिक्रेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसका हाल मार्क, इसके फीचर देखें, ये आप लोगों ने याद रखें, एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को, पल्पिटेशन होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है, ये इसके हाल मार्क है। जब भी केस देंगे ये तीन चीजें जरूर देंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें, इन्वेस्टिगेशन प्लाज्मा मेटानिफ्राइन चेक करते हैं, और इसके अलावा इमेजिंग सिटी स्कैन एमआरआई चेक करते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर है तो उसमें हम इमेजिंग सिटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा दोनों तरह से आ सकता है, बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट देखें, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, फर्स्ट लाइन में अल्फा ब्लॉकर, बाद में बीटा ब्लॉकर देते हैं, इसमें सर्जिकल एक्सिजन भी करते हैं, ठीक है। पहली जो ड्रग देते हैं अल्फा ब्लॉकर, उसमें कौन सा देते हैं, फिनोक्सीबेंजामीन। फिनोक्सीबेंजामीन इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर है। और इसके अलावा जब कंट्रोल हो जाए ब्लड प्रेशर वगैरह तो उसमें हम दूसरी ड्रग कौन सी देते हैं, बीटा ब्लॉकर, फिनटोलामाइन्स।
ठीक है। अल्फा ब्लॉकर दोनों है, फिनॉक्सीबेंजोमेन फिटोलामेन दोनों अल्फा ब्लॉकर हैं, यानी जब ये कंट्रोल हो जाती तब हम दूसरी लाइन में क्या देंगे, सेकंड लाइन में बीटा ब्लॉकर देंगे, फर्स्ट लाइन में बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देते। और इसको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो ड्रग्स याद रखनी है, इसका जो हॉलमार्क है और इसके जो काजेज हैं सारे आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आई तो या तो इसकी ट्रीटमेंट पूछेंगे या तो इसका केस देंगे। इसमें देखिए प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें पैराथ्रेड एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया हो सकता है। पैराथ्रेड ग्लैंड में एडिनोमा हो या हाइपरप्लेजिया, तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपर पैराथ्रेडिज्म हो सकता है। इसका हाल मार्क देख लें कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पैराथ्रेड हार्मोन होता है ये आप लोगों के कैल्शियम को इंक्रीज करता है, फास्फेट को डिक्रीज करता है। जब हाइपर पैराथ्रेडिज्म होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगी तो हाइपर कैल्शियम मिलेगा, बोन्स में पेन वगैरह, स्टोन्स, ग्रोन्स मिलते हैं। ठीक है, कैल्शियम स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे किडनीज में। और इसके अलावा आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देखनी, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हाई पैराथ्राइड हार्मोन मिलेगा, पीटीएच, हाई कैल्शियम लो फास्फेट। ठीक है, ये पैराथ्राइड का काम है। पैराथ्राइड हार्मोन में हाई पीटीएच, हाई कैल्शियम लो फास्फेट मिलेगी। ठीक है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन इसका जो काज है पैराथ्राइड एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया। ठीक है, जो हाल मार्क वही होंगे, हाइपर कैल्सीमिया होंगे, बोन स्टोन्स, ग्रोन्स वगैरह, एब्डोमिनल अपसेट्स आएंगे और किडनी में स्टोन बनेंगे और बोन्स में पेन वगैरह होगा। ट्रीटमेंट में देखें क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, पैराथ्रोडेक्टमी करेंगे। पैराथ्रोडेक्टमी कहते हैं, पैराथ्रोडेक्टमी जब हम थ्रोडेक्टमी करते हैं उसमें साथ ही पैराथ्रोडेक्टमी हो जाती है। अगर हम अकेले पैराथ्रोडेक्टमी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब इसको रिमूव करते हैं पैराथ्राइड ग्लैंड को, तो उसके अलावा सबसे पहले जो चीज़ हम चेक करते हैं कैल्शियम लेवल चेक करते हैं। पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में चला जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ठीक है, नीचे देखें हाइपो पैराथ्राइडिज्म, इसका कहा देखें पोस्ट सर्जिकल थ्रोडेक्टमी हो सकती है या पैराथ्रोडेक्टमी हो सकता है। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस हो सकते हैं, थ्रोडेक्टमी में भी पैराथ्राइड ग्लैंड रिमूव हो जाता है, या अकेले पैराथ्रोडेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें भी हाइपोपैराथ्राइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इसमें हाल मार्क देखें, टेटनी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हाइपोपैराथ्राइडिज्म में तो टेटनी हो जाएगा। चियोस्टिक या ट्रोजस साइंस होंगे। चियोस्टिक साइन क्या होगा, आप लोगों जो फेशियल मसल होते हैं इसमें ट्विचिंग हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ ट्राइगस, जब आप लोग टच करेंगे तो फेशियल नर्व की वजह से फेशियल मसल जो होते हैं ट्विच कर जाते हैं, ये हाइपोकैल्सीमिया की निशानी है। और इसके ट्रोजन क्या होता है, कार्बोपैरल स्पैज्म मिलता है, जब भी कफ लगाते तो कार्बोपैरल स्पैज्म मिलता है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप लोग क्या करेंगे, लो पीटीएच, इसमें पीटीएच की लेवल लो होगी, लो कैल्शियम और हाई फास्फेट मिलेगी। ठीक है, ये हाइपोपैराथ्राइडिज्म या हाइपरपैराथ्राइडिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी ट्रीटमेंट में देखें, कैल्शियम देंगे हम क्योंकि हाइपोकैल्शियम हो रहा है। ओके, इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट से देते हैं। जो विटामिन डी का काम होता है ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट किस चीज़ के साथ आ रहा है, हाइपो पैराथ्राइडिज्म, तो इसमें लो कैल्शियम, तो हम क्या देंगे, कैल्शियम को इंक्रीज करवाने के लिए विटामिन डी दे सकते हैं और इसके अलावा अकेले कैल्शियम भी दे सकते हैं। डायबिटीज मेलेटस टाइप 1, इसका जो काज है ये ऑटोइम्यून है, डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल्स की। ये यही याद रखना है, जो टाइप 1 है ये यंग एज में होती है। ठीक है, और इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन पूछें तो आप लोग HLA-DR3, HLA-DR4, ये एग्जाम एमसीक्यू है। टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस में कौन सी म्यूटेशन होती है, HLA-DR3, DR4। इसका जो हाल मार्क है वो याद रखना है आप लोगों ने, पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया और पोलीफेजिया होता है। इसके अलावा वेट लॉस होता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में वेट लॉस होता है। तीन फीचर है, पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया, पोलीफेजिया और विद वेट लॉस। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, हाई ग्लूकोज मिलेगी, लो सी पेप्टाइड मिलता है। टाइप 1 में हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं हाई ग्लूकोज लो सी पेप्टाइड, इसमें यही हम ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, रन ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा HbA1c चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो पिछले तीन महीनों से ये बता सकता है कि शुगर कितनी रही है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत हैं, अहम ही हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में जो एंटीबॉडीज होते हैं ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। ठीक है, और इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा दूसरी एंटीबॉडी कौन सी है, इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज। और इसके अलावा क्या है,
आइलेट्स एंटीजन 2 एंटीबॉडी, ठीक है। ये 3 एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो मोस्ट कॉमन है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, इसके अलावा इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज और आइलेट एंटीजन 2 एंटीबॉडीज, ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस है, इसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन तो हो गई उसकी, ग्लूकोज देख ली, और इसकी अब ट्रीटमेंट अगर फर्स्ट लाइन देखनी है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। ये सारे इंसुलिन जो भी हैं इनके नेम आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। जो मोस्टली इंसुलिन यूज हो रही है तो रेगुलर इंसुलिन होती है। इसके अलावा डायबिटीज मेलेटस टाइप 2, इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसमें इंसुलिन तो होती है लेकिन रेजिस्टेंस कार्य होती है, क्यों, ड्यू टू ओबेसिटी, फिजिकल इन एक्टिव और एज मोर देन 45 ईयर। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते या ओबेज हैं उन लोगों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस हो सकते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके जो फीचर हैं आप लोगों ने याद रखना, हाइपरग्लाइसीमिया होगा पेशेंट में, और एकांथोसिन एग्रीकेंस, एकांथोसिन एग्रीकेंस इसका क्लिनिकल फीचर है टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस का, ठीक है। और इसके अलावा जो जो कैंथोसिन एग्रीकेंस होता है, ये आप लोगों की जो स्किन होती है डार्क हो जाती है। मोस्टली जो एरिया होते हैं वो अंडर ब्रेस्ट, एक्सिला, ग्रोइन, ये रीजन जो होते हैं डार्क हुए होते हैं, ठीक है। ये कैंथोसिन एग्रीकेंस हाइपरग्लाइसीमिया की निशानी होती है। और इसके अलावा इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है आप लोगों ने क्या करना है, हाई ग्लूकोज हो सकता है, और इसमें ब्लड शुगर लेवल, रेनल ब्लड शुगर लेवल ये चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन बेस्ट है इन्वेस्टिगेशन वो है हेमोग्लोबिन A1C, ठीक है। ये प्रीवियस 3 मंथ्स की शुगर लेवल बता देता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करवाएंगे पेशेंट को, क्योंकि ओबेज होते हैं मोस्टली या इनएक्टिव होते हैं। और इसके अलावा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं। फर्स्ट लाइन जो ड्रग देते हैं टाइप 2 डायबिटीज में वो मेटफॉर्मिन होते हैं। एग्जाम मोस्टली एमसीक्यूज आती है, ठीक है। अगर पूरा पूरा केस दें और उसके बाद ट्रीटमेंट पूछे तो आप लोग मेटफॉर्मिन लगाना। मेटफॉर्मिन का जो साइड इफेक्ट है वो लिख लें, मिटालिक टेस्ट होता है इसका, लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है, और इसके अलावा इसमें इसका एक जो फायदा है ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती, ठीक है। इसके अलावा जो नोटोरियस टू काज हाइपोग्लाइसीमिया वो सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया का अगर साइड इफेक्ट पूछे तो आप लोगों ने पता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रग है जो हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। डायबिटिक केटोएसिडोसिस, डायबिटिक केटोएसिडोसिस के बारे में आप लोगों से पूछे तो आप लोगों ने क्या बताना है, काज इसका देखें अक्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज। ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस जो है ये साइड इफेक्ट है टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस का, ठीक है। और इसके अलावा हॉलमार्क क्या, फ्रूटी ब्रीथ, कस्मोल रिस्पिरेशन हो सकती है, ये इसके हॉलमार्क हो गए, ठीक है। फ्रूटी ब्रीथ, क्योंकि एसीटोन जो है, एसीटोन है एसिटोएसिटेट या बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट, ये क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं। जो एसीटोन है उसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी ब्रीथ होती है, ठीक है। कॉस्मोल रिस्पिरेशन किस में आती है, डायबिटिक एटोएसिडोसिस में आती है, ठीक है। पेशेंट में एक डायबिटिक तो ग्लूकोज ही होता है, इसके अलावा पेशेंट में कीटोन्स बन रहे होते हैं, इसके अलावा पेशेंट एसिडिक होता है। ये 3 चीजें याद रखनी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, कोई पेशेंट अगर आए, आप लोग टाइप 1 डायबिटीज की हिस्ट्री होगी, उसके बाद ये सारे क्लिनिकल फीचर होंगे, फ्रूटी ब्रीथ होगी, किस्मल रिस्पिरेशन होगी, तो उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, कीटोनीमिया होगा, ठीक है। और एसिडोसिस कौन सा होता है, मेटालिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, डीके में पूछते हैं कौन सा एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें और क्या चीज होता है आप लोगों में ने देखना है, इसमें पोटाशियम का लॉस होता है, ठीक है। पोटाशियम की कमी होती है, एक्सक्रीशन हो जाती है सारी की सारी पोटाशियम बैर से, सेल से बैर चली जाती है, तो फिर वो बॉडी कंपनसेट के लिए उसको क्या कर देती है, हाइपोकालिमिया कर देती है। और पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट आप लोगों ने करनी है वो कैसे करनी है, आईवी फ्लूइड्स देना, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन नॉर्मल सलाइन, उसके अलावा इंसुलिन का पूछे कौन सी इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन देनी है, और पोटाशियम की रिप्लेसमेंट करवानी है, ठीक है। मैनेज विद इन 48 आवर्स, ठीक है। 48 घंटों में हमने इसको मैनेज करना होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन नॉर्मल इंसुलिन देनी है, फिर इंसुलिन देनी है कौन सी, रेगुलर इंसुलिन, और इसके अलावा पोटाशियम रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। इसको हम मैनेज करते हैं 48 आवर्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना है। हाइपोग्लाइसीमिया देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काज क्या है, तो इंसुलिन ओवरडोज हो सकती है, या फास्टिंग या अल्कोहल, ठीक। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की ओवरडोज हमने कर दी, फास्टिंग हो सकती है जो ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, और इसके अलावा अल्कोहल वगैरह, ठीक है। इसके बाद हॉलमार्क देखिए, इसमें क्या होता है, स्वेटिंग होगी पेशेंट को, ट्रेमर और कन्फ्यूजन।
ये इसके हाल मार्क हैं। जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगी ये 3 चीज़ें मिलेंगी। और इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, लो ब्लड ग्लूकोज, विपल्स ट्रायड। इसमें पेशेंट की शुगर लो होगी जब आप चेक करेंगे। और विपल्स ट्रायड याद रखना, आप लोगों के पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और इसके अलावा पेशेंट में जब आप ग्लूकोज देते हैं साइन सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। और ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो सीरम में लो होती है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं विपल्स ट्रायड। इसके ट्रीटमेंट में क्या देना है आप लोगों ने, ओरल या आईवी ग्लूकोज देनी है। ठीक है, आईवी ओरल ग्लूकोज। डेक्सट्रोज वाटर आप लोगों ने देखा होगा, आईवी में दे रहे होते हैं। ये होता है 5%, 10%, 25%, 50%। ये डिपेंड होता है कितनी शुगर लो है उसके मुताबिक ही देते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, इसका काज देखें, एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी हो सकती है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो कि 48 से के बाद ही मेनोपॉज स्टार्ट होते हैं, तो उन लोगों के अंदर जो फीमेल हैं उनमें एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, उससे ओस्टियोपोरोसिस होता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये स्टेरॉइड्स भी आप लोगों के क्या करवाते हैं, ओस्टियोपोरोसिस करवाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं देते। इसमें क्या होता है, फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, बोन्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं और इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेक्सा स्कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में हम क्या देते हैं, बोन की डीमिनरलाइजेशन देखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन लेवल्स भी चेक करते हैं। ठीक है, बेस्ट डेक्सा स्कैन है। उसके अलावा विटामिन कैल्शियम लेवल वैसे चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, बेस्ट वही है डेक्सा स्कैन। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, जो ड्रग पूछते हैं एग्जाम में ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम बिसफॉस्फोनेट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम विटामिन डी, इनकी डिफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की विटामिन की, तो बोन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम विटामिन या कैल्शियम दे रहे होते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ओस्टियोपोरोसिस में बिसफॉस्फोनेट है। नेक्स्ट देखें कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम को हम प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। इसका अगर काज पूछे तो आप लोगों ने बताना है एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एड्रिनल एडिनोमा, बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एड्रिनल एडिनोमा या बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। हॉलमार्क क्या होगा, हाइपरटेंशन रेसिस्टेंट टू स्टेरॉयड थेरेपी, हाइपोकैलेमिया मसल वीकनेस क्रैम्प्स मिलते हैं, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। इसमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। हाइपरटेंशन मिल रही है, जब आप ड्रग्स दे रहे हैं ड्रग को कोई इफेक्ट नहीं, हाइपरटेंशन है पेशेंट। हाइपोकैलेमिया है, पेशेंट को मसल वीकनेस या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। और इसकी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ये होते हैं हॉलमार्क किसके, कौन सिंड्रोम के। ठीक है, कौन सिंड्रोम का मोस्टली केस देते हैं। ठीक है, उसमें फीचर प्रोमिनेंट होंगे हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन चेक करते हैं। प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन टू रेनिन जो रेशो होती है वो हाई होती है। एल्डोस्टेरोन रेनिन से ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो होता है रेशो होती है रेनिन की एल्डोस्टेरोन की नॉर्मल होती है। ठीक है, जब कौन सिंड्रोम हो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन की जो रेशो होती है रेनिन से ज़्यादा होगी। इसमें आप लोगों ने जो और टेस्ट करता है सलाइन सप्रेशन टेस्ट। सलाइन सप्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, फेलियर टू सप्रेस एल्डोस्टेरोन। ठीक है, हमने एल्डोस्टेरोन को सप्रेस करना होता है, तो इसके लिए हम कौन से ड्रग्स दे रहे होते हैं, हाइपरटेंसिव थेरेपी करते हैं तो उसमें भी एल्डोस्टेरोन सप्रेस नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, सलाइन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा जो बेस्ट होते हैं, क्योंकि एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या करना है, सीटी स्कैन या एमआरआई, ये भी याद रखना है। और इसकी ट्रीटमेंट याद रखनी है आप लोगों ने, मेन एड्रीनल एडिनोमा है तो सर्जिकल रिमूवल करना है, एडिनलेक्टमी करनी है। और बायलैटरल हाइपरप्लेजिया तो उसमें के लिए हमने क्या देना है, मिनरलोकोर्टिकोइड। ठीक है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसके अंदर स्पिरोनोलैक्टोन या एप्लेरिनोन या स्पिरोनोलैक्टोन हम किस में देते हैं, बायलैटरल हाइपरप्लेजिया हो, ये होते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स। स्पिरोनोलैक्टोन अगर आप लोगों ने याद रखना है तो ये एसाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसका एक साइड इफेक्ट है, ये हाइपरकैलेमिया करवाते हैं, क्योंकि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो ये देते हैं, पेशेंट में हाइपरकैलेमिया हो जाता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है, हाइपरकैलेमिया गैनिकोमेस्टिया करवाती है। ठीक है, ये याद रखना, गैनिकोमेस्टिया करवाती है, एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। हाइपरकैलेमिया गैनिकोमेस्टिया और साइड इफेक्ट ऑफ स्पिरोनोलैक्टोन। इसके अलावा देख लें नेल्सन सिंड्रोम। इसका जो काज है, रैपिड इनलार्ज्ड ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा आफ्टर बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी। जब हम बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाए, जो पिट्यूटरी एडिनोमा उसकी में पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है, एडिनोमा बन जाता है।
साइड इफेक्ट यही है, जब भी कोई पेशेंट आएगा नेल्सन सिंड्रोम का, उसमें हिस्ट्री होगी बायलैटरल एडेनोलेक्टमी। और इसके अलावा कुशिंग डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ कोर्टिसोल फीडबैक, हो सकता है कुशिंग डिजीज है, उसमें भी समटाइम हो सकता है कोर्टिसोल के फीडबैक की वजह से। इसका जो हाल मार्क आप लोगों ने याद रखना है, हाइपर पिगमेंटेशन एलिवेटेड एसीटीएच। एसीटीएच क्या करवाता है? हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज कभी पूछते हैं हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रही होती है नेल्सन सिंड्रोम या एडिसन डिजीज के पेशेंट में एसीटीएच की वजह से। और इसके अलावा मास इफेक्ट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जो मास आ रहा हो तो वो अपने सिम्टम्स दे सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ है वो वहाँ पे कंप्रेशन दे सकता है। तो उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को? हेडेक मिलेगा, क्योंकि विजुअल डिस्टर्बेंस साथ आ रही है। क्योंकि एडिनोमा पिट्यूटरी बना हो तो उसमें जो जो नियर एरिया है वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें पेशेंट को हेडेक विजुअल डिस्टर्बेंस होती है नेल्सन सिंड्रोम में। ठीक है, हिस्ट्री वही होगी बायलैटरल एडेनोलेक्टमी की। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम? एलिवेटेड प्लाज्मा एसीटीएच, इसमें एलिवेटेड प्लाज्मा एसीटीएच लेवल होती है। और इसके में अलावा हम एमआरआई करते हैं इन लार्ज पिट्यूटरी ट्यूमर। ठीक है, ये बेस्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनिशियल हम एलिवेटेड प्लाज्मा एसीटीएच इनिशियल में, और जो बेस्ट है वो क्या है? एमआरआई। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हम लोगों ने करना है सर्जरी, ट्रांसफिनरल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, ट्रांसफिनरल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या कर सकते हैं? इसमें रेडियोथेरेपी फॉर रेजिडुअल ट्यूमर, रेडियोथेरेपी भी हम करते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी फॉर रेजिडुअल, जो पिट्यूटरी एडिनोमा बना हुआ है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रोट कैंसर है, ये भी एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। तो देखिए, पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं मोस्ट कॉमन थ्रोट कैंसर कौन सा है? पेपिलरी कार्सिनोमा। ये एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होती है, और ये स्प्रेड कैसे करता है? वाया लिम्फेटिक्स। और एग्जाम में जो एमसीक्यूज आती है यही पूछते हैं, या तो मोस्ट कॉमन, या पूछते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है? लिम्फेटिक के जरिए। और इसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर ऑर्फान एनी न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? ऑर्फान एनी न्यूक्लियस, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। इसके अलावा दूसरा देखें, फोलिकुलर कार्सिनोमा हेमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है, ये ब्लड के जरिए फैलता है। रिक्वायर्स रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीट करने रेडियो एक्टिव आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में देखें, अरेज फ्रॉम सी सेल, जो सी सेल्स थर्ड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल्स होते हैं, उनको हम क्या होते हैं? सी सेल, जो कि कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं। अगर उनका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। ये एसोसिएट करता है मल्टी इंडुपल इंडोक्राइन न्यूप्लाजिया टाइप 2 जो है वो 2B के साथ आता है। ठीक है, मैन 2B, ये याद रखना है। ये पूछते हैं एग्जाम में, पिछले एनआरई में ये मेडुलरी कार्सिनोमा पे एमसीक्यूज आई हुई थी। ठीक है, ये पूछ रहे थे किसके साथ एसोसिएशन? मैन 2B के साथ है। और इसमें होता क्या है? कैल्सिटोनिन इज ए की मार्कर। ठीक है, कैल्सिटोनिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, क्योंकि ये सी सेल से ओरिजिनेट होता है, तो कैल्सिटोनिन की ओवर प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से जाके किस चीज को सप्रेस करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड को। ठीक है, कैल्शियम सप्रेस हो जाती है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के साथ पेशेंट आता है। और इसमें एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा रेयर एग्रेसिव होता है, पर प्रोग्नोसिस ड्यू टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का मतलब होता है किसी और जगह से ट्यूमर आया, वो एक और जगह पे उसने अपने किसी नॉर्मल चीज को डिस्टर्ब करके उसको इंक्रीज कर दिया है, उसके फंक्शन को, तो उसको क्या कहते हैं? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, इसकी मदद से हो सकता है थर्ड का प्लास्टिक कार्सिनोमा हो जाए या। और इसके अलावा देखें रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है वो रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो, आयोडीन की डिफिशिएंसी, ये सारे इस चीज से हो सकते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अगर सिस्टिक स्वेलिंग लग रही तो आप लोग ने सबसे पहले फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी है, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं नोड्यूल के लिए। और इसके अलावा थ्रेड फंक्शन टेस्ट, थ्रेड फंक्शन टेस्ट जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन में हमेशा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट लाइन में हम थ्रेड फंक्शन टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम फाइन नीडल एस्पिरेशन या अल्ट्रासाउंड करते हैं। कोई भी थ्रेड फंक्शन डिस्टर्ब हो फर्स्ट लाइन हमेशा थ्रेड फंक्शन टेस्ट करेंगे। अगर साल लग रहा है तो बियोप्सी लेंगे, अगर सिस्टिक है तो आप लोगों ने क्या फाइनल एस्पिरेशन करनी है। ट्यूमर देखें, ट्रीटमेंट हो गए, अब ट्यूमर के ट्रीटमेंट में आए, सर्जरी थ्रोडेक्टमी करेंगे। थ्रोडेक्टमी मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, टोटल, सब टोटल, लुबेक्टमी हो सकती है। जो सब टोटल होता है उसमें 8 ग्राम को छोड़ देते हैं, बाकी सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लुबेक्टमी में एक लोब को रिमूव करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन इसकी ट्रीटमेंट में हम देंगे। और इसके अलावा इसमें जो मेन है टीएसएच सप्रेशन थेरेपी, टीएसएच को सप्रेशन करना है तो उसकी हम
थेरेपी करेंगे। ठीक है, इतनी आप लोगों ने याद रखें एंडोक्राइन का। आई होप आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि हम रैपिड रिव्यू था, क्विक था, तो अब हम लोगों ने इसको तेज पढ़ा है। ठीक है, जो जो पढ़ा है वो आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है।